नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम पानी में घिरे हुए लोग कविता की व्याख्या को समझेंगे। इससे पिछले सत्र में हमने केदारनाथ सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझा। केदारनाथ सिंह जी ने अपनी कविता के माध्यम से आम लोगों के संघर्ष को आवाज दी है। वो अपनी बात को इतने सामान्य ढंग से, संयत ढंग से, या यूं कह सकते हैं कि इतने मॉडरेट तरीके से कहते हैं कि सुनने वालों को वह बात अपनी सी लगती है। आज हम दूसरे भाग में इस कविता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि दूसरे भाग में जिन वस्तुओं, जिन सामान के बारे में हमने पढ़ा था, वह प्रतीक बन जाते हैं और भाव और विचार की तरफ संकेत करते हैं। इससे कविता संवेदनशीलता की तरफ बढ़ती है, यानी हमारे एहसासों से जुड़ती है। तो आइए उससे पहले हम विचार करते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोगों को जीवन बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता होगा। सूखाग्रस्त यानी कि जहां पर बहुत समय से अकाल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जहां बारिश नहीं हो रही है, और बाढ़ग्रस्त वह इलाका जहां का पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया है। बिल्कुल सही कि सबसे पहले लोगों को करना पड़ता है अपने पलायन का प्रबंध। जो भी जरूरी सामान है वह अपना उठाते हैं, उसे समेटते हैं और वहां से पलायन के बारे में, वहां से उस क्षेत्र से निकलने के बारे में सोचते हैं ताकि अपने जीवन को बचाया जा सके। तो अब आप विचार कीजिए कि जिन क्षेत्रों में साल 2 साल में अक्सर बाढ़ आती रहती है, वहां पर प्रशासन आखिर क्यों पहले से प्रबंध नहीं करता है। देखिए, इससे आगे जब कविता पढ़ती है तो हम देखते हैं कि फिर बह जाते हैं उनके मवेशी। जैसे जैसे जब बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है तो होता क्या है, वहां का जो सामान है वह तो बह ही जाता है बाढ़ में, साथ के साथ मवेशी भी बह जाते हैं। देखिए, जब बाढ़ आती है तब क्यों बह जाता है ये सारा चीजें, क्यों बह जाता है सामान, क्यों नहीं ले जा पाते लोग अपने सामान को अपने साथ? क्योंकि जब बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है तो वह कमर कई बार गर्दन तक आ जाता है। लोग अपने जीवन को बचाने का रास्ता तलाशते हैं। कई बार तो वह अपनी टोकरी में अपने बच्चों को समेट कर, संभाल कर ले जाते हुए नजर आते हैं। जरा सोचिए, जरा सा पैर फिसल जाए या और कोई अनहोनी हो जाए तो जीवन की कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ऐसी स्थिति होती है बाढ़ग्रस्त इलाकों की। तो जब बाढ़ का पानी बहुत बढ़ जाता है, जब उनके कमर से ऊपर चला जाता है, तब उनके मवेशी उसमें बह जाते हैं। इसका मतलब जो उनका रोजगार का साधन है, जो उनका व्यवसाय है पशुपालन, वो भी खत्म हो गया। उनकी पूजा की घंटी बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति। यानी उनका जो विश्वास था कि अभी जब पानी आना शुरू हुआ, अभी तो वह बहुत नीचे है, तो एक विश्वास होता है कि ईश्वर शायद हमारी मदद करेंगे और ये पानी घट जाएगा। अभी तो ये पानी जो है वो घरों के अंदर ही आया है, हो सकता है कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए, ईश्वर हमारी मदद करे और ये पानी चला जाए। लेकिन बाढ़ तो अपना विकराल रूप ले चुकी होती है। वह तो तैयार होती है पूरे पूरे गांवों को अपने अंदर छुपा लेने के लिए। ऐसे में सभी प्रकार के आस्था विश्वास डूब जाते हैं, बह जाते हैं, सब कुछ बाढ़ अपने साथ बहाकर ले जाती है। घरों की कच्ची दीवारें भी बह जाती हैं, टूट जाती हैं। पता चलता है कि इस क्षेत्र की गरीबी के बारे में पता चलता है ऐसे क्षेत्रों में जहां बार बार बाढ़ आती रहती है। दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े सब उस कच्ची दीवारों के साथ बह जाते हैं। यानी कि घर से जुड़े जितने भी सुंदर एहसास थे वह भी चले जाते हैं। जो फूल पत्ते बने थे घर को सजाने के लिए वह भी, और जो घर का बहुत जरूरी सामान है पाट पटोरे, यानी कि कपड़े, पाट पटोरे मतलब जो पहने जाते हैं कपड़े, वह भी उस बाढ़ के साथ बह जाते हैं। तो आप जरूर इन पंक्तियों को पढ़िए कि बाढ़ की संहारकारी शक्ति, यानी कि जो सब कुछ खत्म कर देने वाली शक्ति है, वो उनके घर, माल सामान,
मवेशी आदि के साथ साथ आस्था, विश्वास, उम्मीदें, सपने आदि को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है और उन्हें नष्ट कर देती है। सब बह जाते हैं, मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। वह हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। वह शिकायत नहीं करते, यानी कि वह जो भी स्थिति है उसका सामना करते हैं। अब उस स्थिति का सामना वह कैसे करते हैं, कहां से आती है वो ताकत? देखिए, यहाँ पर कविता में जो प्रतीक हैं वह स्पष्ट होते हैं। आखिर प्रतीक होते क्या हैं? प्रतीक का जो सामान्य अर्थ है वो होता है चिन्ह, यानी कि सिंबल। यानी कि प्रतीक वे पदार्थ होते हैं जो वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जब यही चीजें, जो ये पदार्थ है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भाव विचार की तरफ संकेत करते हैं, तब ये प्रतीक कहलाते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि ये जो पानी में घिरे हुए लोग हैं अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? चिलम और आग। अब यहाँ पर ये जो वस्तु है ये किसी भाव और विचार का प्रतीक बनती है। चिलम है इनके हृदय और आग है उम्मीद, आशा। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि आखिर कैसे ये शिकायत नहीं करते, क्यों नहीं टूट जाते? क्योंकि ये अपने हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग को बचा कर रखते हैं, यानी कि अपने हृदय में उन उम्मीदों को, उन आशाओं को जलाए रखते हैं कि हम इस स्थिति से भी उबर जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुश्किल परिस्थितियों में और लाचार स्थितियों में भी अपने हृदय के किसी कोने में थोड़ी सी आग के रूप में थोड़ी सी उम्मीद बचाए रखते हैं। यह कविता की विशेषता है और सौंदर्य भी। फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती है पानी पर तैरते हुए लोगों के बोलने की आवाजें। शिकायत नहीं करते, जहां पर भी थोड़ी सी जगह मिली, जहां पर कम पानी है या सूखा हुआ इलाका है, वहां बहुत ही जुगाड़ से अपना टूटा फूटा अस्थाई निवास बना लिया है और फिर उनको इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, घर में खाने के लिए सामान नहीं है कि कहीं से कोई मदद आए। तो दूर दूर से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं, शायद उनकी आशाओं को कोई किरण नजर आती है कि कोई मदद आ रही है। कैसे पता चलता है कि मदद आ रही है? कि कहीं से उठता है धुआं पेड़ों पर मंडराता हुआ, यानी कि दूर से उनको आवाजें आती हैं कुछ हेलीकॉप्टर की और उस धुएं की। वह धुआं उनको मंडराता हुआ नजर आता है और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन कि हेलीकॉप्टर आ गया, हमारी राहत सामग्री आ गई है, प्रशासन की तरफ से कुछ प्रबंध किए गए हैं। और बेचैन क्यों हो जाते हैं? उन्हें लगता है कहीं यह राहत सामग्री हमें ना मिली तो क्या होगा। इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा संकेत देना होगा कि हम यहाँ इस इलाके में फंसे हुए हैं, क्योंकि सूरज डूब गया है और ऊपर से नजर नहीं आएगा कि नीचे क्या है, क्योंकि ऊपर से तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। इसके लिए वह क्या करते हैं हम यह भी देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि उनकी भूखी निगाहें राहत सामग्री पाने के लिए बेचैन हो उठती हैं। इसके लिए भी वो प्रबंध करते हैं। क्या प्रबंध करते हैं? वे जला देते हैं एक टूटी सी लालटेन अपने उस अस्थाई जो निवास है उनका वहां पर जला देते हैं। टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे, जिससे रोशनी आएगी। जो ये ऊंचे बांस पर एक लालटेन उन्होंने लगाई है, जो टांगी है एक लालटेन, दरअसल यह उनके लिए एक प्रबंध उन्होंने अपने लिए किया है ताकि जो राहत कार्य के लोग हैं वह उनको बचा सके और राहत सामग्री पहुंचा सके। तो हम देखते हैं कि वहां उनके होने की खबर राहत पहुंचाने वालों को पता चल जाए। कैसे पता चलेगी? जब इस लालटेन की रोशनी उस अंधेरे को चीरकर उन तक पहुंचेगी। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डाले हुए वे रात भर खड़े रहते हैं, पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के
खिलाफ उस जो लालटेन की बड़ी ही धीमी रोशनी है, वहीं पर वो खड़े रहते हैं कि यह राहत सामग्री हमें मिले, कोई हमारी मदद करे, किसी तरीके से हमारे जीवन को एक रक्षा का किरण नजर आए, हम बच जाएं। तो वो क्या करते हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं पानी के सामने, रात भर खड़े रहते हैं पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ। पानी के सामने मतलब पानी के सामने कि उनको प्रतीक्षा है, इंतजार है। यहाँ पर एक प्रतीक्षा के रूप में आता है पानी के सामने खड़ा होना। पानी के सामने इसलिए खड़े हैं ताकि उस मध्यम रोशनी में राहत सामग्री, हेलीकॉप्टर इत्यादि उनको देख लें और उनको बचाने का प्रबंध कर सकें। तो उस प्रतीक्षा के लिए वो पानी के सामने खड़े हैं, पानी की तरफ खड़े हैं, पानी की तरफ यानी कि आशा के साथ खड़े हैं, उम्मीद के साथ खड़े हैं कि हमें बचा लिया जाएगा, हम तक राहत सामग्री पहुंच जाएगी। और यह भी उनको आशा रहती है कि शायद 2-3 दिन में यह पानी जल्दी से उतर जाए और हम अपने घरों की तरफ लौट सकें। और इसी के साथ लिखा है पानी के खिलाफ, यानी कि यहाँ पर पानी के प्रति विद्रोह भी नजर आता है, क्योंकि उनकी इस दयनीय स्थिति का जो जिम्मेदार है वो है पानी। इसलिए पानी के प्रति विद्रोह भी उनकी आंखों में नजर आता है। तो देखिए, इसी प्रतीक्षा में उनकी एकटक निगाहें पानी को विभिन्न कोणों से देखती हुई कुछ खोज कर रही होती है। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। यही कवि की विशेषता है कि वो आखिरी में कुछ ऐसे शब्द या सुक्ति प्रस्तुत करते हैं जिससे कविता विशेष बन जाती है। यह छपाक शब्द इस कविता को और अधिक विचारात्मक बना देता है। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह, अरार का मतलब होता है नदी का ऊंचा किनारा। अच्छा, आपको मालूम ही है कि जहां पर एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म या स्वरूप के आधार पर की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो हम देख रहे हैं कुछ टूटने की तुलना अरार से की गई है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। आखिर कुछ क्यों टूटता है नदी के ऊंचे किनारों की तरह? जब बाढ़ आती है तब वहां का दृश्य क्या होता है, बड़े बड़े जो किनारे हैं, साइड में जो मिट्टी के बड़े बड़े किनारे होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, वो ऐसे टूट करके गिर रहे होते हैं जैसे कि कोई बहुत ही मुलायम सी मिट्टी हो। तो यहाँ पर क्या टूटता है अरार की तरह? यहाँ पर टूटती हैं उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं। आखिर क्यों टूटती हैं ये उम्मीदें और आशाएं? जरा विचार कीजिए। क्योंकि तब टूटती हैं जब पानी में कुछ गिरता है, छपाक। अरे जिस राहत सामग्री का उन्होंने इंतजार पूरी रात भर किया, वो राहत सामग्री गिरी तो सही, वो खाने के पैकेट गिरे तो सही, लेकिन सीधे पानी में उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। उनके हाथ आई सिर्फ बेबसी और भूख। इस तरीके से पानी में घिरे हुए लोग अपना जो समय है इतनी मुश्किलों से निकालते हैं। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि इसी छपाक की आवाज के साथ उनके भीतर की उम्मीद और हिम्मत भी टूटकर बिखर जाती है और कविता का यह अंश हमारे एहसासों से और अधिक जुड़ जाता है। अब है आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। कविता पानी में घिरे हुए लोग कविता में कवि ने लोगों की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? विस्थापन या पलायन ने मानव समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर स्लोगन लिखिए। प्राकृतिक आपदा, भूकंप से बचाव, बाढ़ से बचाव, नदियों को बचाओ। तो इसी अभ्यास कार्य के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद।